हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुचिका स्टडी। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अभी तक हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएँ, और अक्षांश और देशांतर भूमध्य रेखा पर स्थित जो ऑल ओवर जितने देश हैं वो सब, हम उन सब के बारे में, कौन कौन से देश भूमध्य, अक्षांश और कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड। अभी तक ज्योग्राफी में हमारी 4 वीडियो कंप्लीट हुई है, और तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड धरातल के ऊपर अस्तित्व में स्थित द्रव और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यह है बेसिक रूप से ब्रह्मांड की परिभाषा, मतलब ब्रह्मांड को क्या कहते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट, धरातल के ऊपर सूक्ष्मतम कणों से लेकर विशाल आकाश गंगा तक आदि के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब सूक्ष्म कणों से लेकर आकाश गंगा के विशाल ग्रहों से लेकर इन सभी को ब्रह्मांड कहते हैं। 140 ईसा पूर्व में मिस्र यूनानी परंपरा के प्रसिद्ध विद्वान कार्लस टॉलेमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी। इन्होंने इस अवधारणा में कहा, जियोसेंट्रिक अवधारणा में पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया, लेकिन यह जो अवधारणा है, यह अवधारणा अमान्य थी। मतलब इस अवधारणा को मान्यता नहीं दी गई। इसमें बताया पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। 1543 ईस्वी में कोपरनिकस महोदय ने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। मतलब ये कोपरनिकस महोदय ने बताया कि जो सूर्य है वो केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है। पहले हमें बताया गया था कि मिस्र और यूनानी जो विद्वान थे, कार्लस टॉलेमी ने बताया था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है ब्रह्मांड के। लेकिन 1543 में कोपरनिकस महोदय ने बताया कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और जो सभी ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और इसे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। आइए देखते हैं आगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी को बेल्जियम के खगोलीय जॉर्ज लेमेंतियर ने 1894 से 1896 के मध्य दिया। बिग बैंग थ्योरी को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सर्वाधिक मान्यता वाली थ्योरी माना गया। जिस समय इन्होंने ये थ्योरी दी थी उस समय इस थ्योरी को इतनी मान्यता नहीं मिली, लेकिन इसके बाद इस थ्योरी की जो व्याख्या है वो जो इनके शिष्य ने की, उसके बाद इस सिद्धांत को अधिक मान्यता मिली। नेक्स्ट लाइन है हमारी, इस सिद्धांत की व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में प्रस्तुत की। इन्होंने बताया कि लगभग 13.714 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से बना हुआ था। यह अधिक तप्त, गर्म और गतिशील था। कहीं कहीं बुकों में 13.7 अरब करोड़ वर्ष लिखा हुआ है और कहीं कहीं पे 14 लिखा हुआ है, तो मैंने ये दोनों ही लिखे हुए हैं। आप इन दोनों को याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाए तो कंफ्यूज हो जाता है। आइए देखते हैं आगे। देखिए, वेगनर ने बताया कि 14 वर्ष पहले एक अग्निपिंड था, केवल एक अग्निपिंड जो भारी पदार्थों से बना हुआ था। यह अधिक गतिशील और बहुत अधिक गर्म था। इसके बाद इन्होंने कहा कि अचानक इसके तापमान और घनत्व में वृद्धि हुई और इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट से इसके सभी पदार्थ अलग अलग हो गए और ठंडे होकर समूह में बंट गए। पहले ये एक डॉट की तरह था पदार्थ, मतलब इस तरीके से था, और ये एक ठोस भारी पदार्थों से बना हुआ था। अचानक इसके ताप में घनत्व बढ़ा और इसके जो पदार्थ हैं वो टूटकर इधर उधर ऐसे बिखर गए, इस तरीके को। फिर ये समूह में केंद्रित हो गए। ठंडे होने के बाद ये समूह में केंद्रित हो गए इस तरीके से, और इन्हीं पदार्थों के समूह को पिंड, ब्रह्मांड के तत्व जैसे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह आदि कहलाए।
यही पदार्थों के समूह पिंड, ब्रह्मांड के तत्व, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि कहलाए। 1920 में एडविन पी हबल ने बताया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार, इसका अर्थ है आकाश गंगाओं के मध्य दूरी बढ़ना। इसके बाद एक और सिद्धांत आया, मतलब इससे पहले आ गया था। बिग बैंग थ्योरी जो दी गई थी वो 1894 और 96 के, मतलब 1894 और 96 में दी गई थी। ये सिद्धांत उससे पहले आया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया वो कास्ते द वफन द्वारा दिया गया। इन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया था। पहली है अद्वितीयवाद, दूसरी है द्वैतवाद। अद्वितीयवाद में कहा गया है कि उत्पत्ति किसी एक तत्व से हुई है ब्रह्मांड की। कांट का वायव्य राशि संकल्पना सेकंड एस में, थर्ड है लप्लास निहारिका संकल्पना। द्वैतवाद में कहा है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 2 तत्व व 3 तत्व के संयोग से बनी। द्वैतवाद में चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु संकल्पना, ये 1905 में दी गई। द्वैतवाद में नेक्स्ट है जेम्स जीन्स 1919, जेफ्रीज 1921 की जवारीय संकल्पना, रसेल की द्वैतीय संकल्पना, हयल की अभिनव तारा संकल्पना, कांट की वायव्य राशि संकल्पना अद्वैतवाद के अंतर्गत। कास्ते द वफन ने जो ब्रह्मांड की संकल्पनाएं हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया। एक है द्वैतवाद संकल्पना, एक अद्वैतवाद संकल्पना। हम पढ़ रहे हैं अद्वैतवाद संकल्पना। जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान इमैनुएल कांट ने 1755 में पृथ्वी की उत्पत्ति की वायव्य राशि संकल्पना दी। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक तप्त, गर्म व गतिशील निहारिका थी जिसमें एक जिस्म में से अचानक एक गोल छल्लानुमा आकृति निकली, जिसके शीतल से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। मतलब इन्होंने भी बताया कि जो है एक तत्व जो गर्म और गतिशील निहारिका थी, इसमें अचानक से एक गोल छल्लानुमा आकृति निकली और जिसके शीतल से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसे अमान्य घोषित किया गया। मतलब इस सिद्धांत को इतनी मान्यता नहीं मिली, इसे पूर्णतः अमान्य घोषित कर दिया गया। इस सिद्धांत में निहारिका शब्द का प्रयोग हुआ है। आइए जानते हैं निहारिका किसे कहते हैं। निहारिका हाइड्रोजन गैस से बना बादलों रूपी समूह को निहारिका कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के रूप में जो समूह है उसे निहारिका कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें शीतलन। ब्रह्मांड के वे गर्म तत्व जो धीरे धीरे ठंडे होते हैं उसे शीतलन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्वैतवाद के अंतर्गत चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु संकल्पना। द्वैतवाद के अंतर्गत यह सिद्धांत सन 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टन मौतिक के द्वारा दिया गया। इसमें इन्होंने बताया कि प्रारंभ में 2 तारे थे, एक सूर्य व एक अन्य तारा। यह अन्य तारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और अचानक गति करते हुए सूर्य के समीप से गुजरा तो सूर्य की आकर्षण शक्ति ने इसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे दोनों टकराए और सूर्य की सतह के कुछ कण अलग हो गए जो समस्त ग्रह कहलाए। देखिए फ्रेंड्स, चैम्बरलिन के सिद्धांत में कहा गया है कि ये सूर्य है और एक ग्रह जो है वो इसके चारों ओर गति कर रहा है। वो गति करते करते इस तरीके से हो गया जो ये इससे टकरा गया और इससे टकराने से जो सूर्य के समस्त आसपास जो कण थे वो इस तरह से बिखर गए और उन्होंने इसे समस्त ग्रह वह तारे जो समूह है ग्रह का उसे कहा। चैम्बरलिन और मोल्टन ने कहा कि इस तरीके से ब्रह्मांड या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कास्ते द वफन ने 2 संकल्पनाओं की बात की थी, जिसमें एक है अद्वैतवाद, दूसरा है द्वैतवाद। अद्वैतवाद में एक तत्व की बात की गई थी और द्वैतवाद में 2 तत्व की बात की गई थी। जैसे कि इसमें यहाँ इन्होंने बताया है कि एक सूर्य और एक अन्य तारा, और इन दोनों के टकराव से ही जो सूर्य के जो कण थे वो इधर उधर बिखर गए, उसी से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये समस्त ग्रह कहलाए। नेक्स्ट है हमारा द्वैतवाद में जेम्स जीन्स 1919, जेफ्रीज 1921 की जवारीय परिसंकल्पना। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत में भी सिमिलर सी ही बात कही गई है। आइए देखते हैं। इस सिद्धांत में बताया गया है कि प्रारंभ में सूर्य व एक तारा था जो गति करता था।
सूर्य के समीप से गुजरा तो सूर्य की आकर्षण शक्ति ने उसे अपनी ओर खींचा, जिससे सूर्य का एक भाग फिलामेंट तंतु के रूप में अलग हुआ, जिससे समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। मतलब उसमें ये कहा गया है कि वो सूर्य का एक भाग टूटकर अलग हुआ और जिससे समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और पिछले वाले उसमें चैम्बरिन के सिद्धांत में हमने पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि सूर्य के कुछ कण इधर उधर टूटकर बिखरे, उसी से ग्रहों के समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। दैत्यवाद में नेक्स्ट मतलब थर्ड सिद्धांत है हमारा ऑटो सिम्ड व वाइजास्कर 1950 में दिया इन्होंने तारक धूल संकल्पना। इन्होंने बताया है कि सूर्य गति करता हुआ आकाश गंगा के करीब से गुजरा तो सूर्य की आकर्षण शक्ति ने कुछ धूल के कणों, गैसों आदि को अपनी ओर खींच लिया, जो एक शंभु बनकर सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। अतः इनके संघनन से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत में इन्होंने तारक को धूल के कणों की संकल्पना की। हॉयल की अभिनव तारक संकल्पना इन्होंने बताया समस्त ग्रहों की उत्पत्ति 3 तारों के संयोग से बताई है। अदैत्यवाद के अंतर्गत जो सिद्धांत थे वो हमने पढ़ लिया और दैत्यवाद के सिद्धांत भी थे 3-4 वो कंप्लीट हो गए। आइए आगे देखते हैं। आकाशगंगाएं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक आकाशगंगा लगभग 100 अरब तारों से बनी होती है। नेक्स्ट, आकाशगंगा गैसों व तारों से निर्मित है। आकाशगंगा व तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम गैसें पाई जाती हैं। मंदाकिनी, यह हमारी आकाशगंगा है जिसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिल है जिसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सर्पिल मतलब इस तरह की आकृति, ये इस तरह की। नेक्स्ट पॉइंट, मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा में रात के समय दिखाई देने वाले तारों का समूह, मतलब हमारी आकाशगंगा में रात के समय दिखाई देने वाले तारों के समूह को मिल्की वे कहते हैं। नेक्स्ट, ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। साइरस या डॉग स्टार, सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा और यह सूर्य से 20 गुना बड़ा है, अधिक चमकीला। यह रात्रि में भी दिखाई देता है। वह सूर्य से अधिक ऊर्जावान है। साइरस डॉग स्टार। प्रोक्सिमा सेंचुरी, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट का तारा। एंड्रोमेडा, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट स्थित आकाशगंगा। आइए अब देखते हैं तारों की उत्पत्ति। तारे की उत्पत्ति। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में स्थित गैसें प्रभावित होती हैं, जिसके द्वारा हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलने लगती जाती हैं और जैसे ही हाइड्रोजन पूर्णतः हीलियम में बदल जाती है तो तारे की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब ये जैसे कि हाइड्रोजन गैस है वो पूरी हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो उस दौरान ही तारे की उत्पत्ति हो जाती है। तारे के निर्माण होने के बाद ही हीलियम गैस कार्बन में परिवर्तित होती है। मतलब तारे के निर्माण जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित होती है तो तारे का निर्माण हो जाता है। उसके बाद हीलियम गैस जो होती है वो कार्बन में परिवर्तित होती है तथा कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे तारे का रंग लाल हो जाता है और जिसे रक्त दानव कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि रक्त दानव किसे कहते हैं। इसका कंसेप्ट ये है कि जैसे हाइड्रोजन गैस है, जब हाइड्रोजन गैस वो हीलियम में परिवर्तित हो जाती है पूर्णतः तो तब तारे का उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद जब तारे का निर्माण होने के बाद हीलियम गैस कार्बन में परिवर्तित होती है, कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित हो जाती है और जब लोहे का रंग लाल होता है जिससे तारे का रंग लाल हो जाता है उसे रक्त दानव कहते हैं। और जब अचानक से तारे में विस्फोट होता है या रक्त दानव में विस्फोट होता है, आइए देखते हैं। अचानक रक्त दानव में विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है तो तारे का रंग सफ़ेद हो जाता है जिसे श्वेत वामन या जीवाश्म तारा कहते हैं। मतलब ये कि जब सुपरनोवा जैसे ही रक्त दानव में विस्फोट होता है तब सुपरनोवा कहलाता है। उसके बाद तारे का जब द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है तो तारे का रंग सफ़ेद हो जाता है जिसे श्वेतांग या जीवाश्म तारा कहते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये तारे की उत्पत्ति में रक्त दानव और सुपरनोवा और श्वेत वाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा साइरस या डॉग स्टार किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एप्रोक्स सेंचुरी से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। एड्रोमेडा हमारी निकट आकाशगंगा से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें इन पॉइंट्स को याद रखना अच्छे से। मंदाकिनी, मिल्की वे, इन सबको अच्छे से एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही आज का, जैसे कि हमने पढ़ लिया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड, वीडियो ऑफ करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।